हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत रोचक है। एक किसान था, उसका एक मंदबुद्धि लड़का था जो स्वास्थ्य से तो बहुत अच्छा था, परंतु दिमाग से बहुत कमज़ोर था। वो दिमाग का कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता था। किसान ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को पहलवानी सिखा दूं, क्योंकि इसका स्वास्थ्य अच्छा है। और ये विचार करके उसने अपने पुत्र को पहलवानों के हवाले कर दिया कि इसको अच्छे से पहलवानी सिखाओ। अब पहलवान जो हैं, जो भी पहलवानी के गुण होते हैं वो सिखाने लगे। अब क्योंकि पहलवानों को खाना भी अच्छा चाहिए, तो उसको भोजन भी अच्छा मुहैया कराने लगे किसान। इस तरह से ज़िंदगी चल रही थी। किसान को एक बात और समझ में आ रही थी कि इसकी शादी कर दी जाए। कोई सुयोग्य कन्या हो तो उसके साथ शादी कर दी जाए, तो बाकी का जीवन इसका खुशी से चल पाए। और ये सोच करके उसने किसी सुयोग्य कन्या की खोज करना शुरू कर दिया। सौभाग्य से एक अच्छी कन्या उनको मिल गई और उन्होंने अपने पुत्र, जिसका नाम बसंत था, उसकी शादी उस कन्या के साथ कर दी। कन्या बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर थी, जैसे कि कोई अप्सरा हो, और गुणवान भी बहुत थी, बुद्धिमान भी बहुत थी। जितना वो मूर्ख था उतनी ही ज़्यादा बुद्धिमान थी। अब दोनों की शादी हो गई। कुछ दिन तक तो बहुत अच्छे से गृहस्थी चली, क्योंकि बसंत कुछ काम नहीं करता था, तो धीरे धीरे खाने पीने की और धन की कमी होने लगी। पत्नी उसको कहने लगी कि तुमको काम करना चाहिए, ऐसे बैठे बैठे तो कब तक हमारी घर गृहस्थी चलेगी, धन की तो आवश्यकता पड़ेगी ही गृहस्थी को चलाने के लिए, तो तुम्हें कुछ काम करना चाहिए। अब वो वसंत कहता कि मैं क्या काम करूं, मुझे तो कुछ काम नहीं आता, मैंने तो केवल पहलवानी सीखी है। उसने कहा ऐसे काम तो नहीं चलेगा, तुम ऐसा करो, राजा के दरबार में जाओ और मैं जैसा कहती हूँ वैसा राजा को बोलना, और बाकी बात सारी मुझ पर छोड़ देना। तुम्हें कुछ काम नहीं आता है तो कोई बात नहीं, बाकी की बात मेरे ऊपर छोड़ देना, बस जैसा जैसा मैं कहती हूँ वैसा वैसा राजा से जाके कहना। और बसंत जा कर के राजा के दरबार में पहुँचा। जो दरबारी थे उन्होंने राजा के सामने बसंत को पेश किया। राजा ने बुलवाया कि आप किस कारण से आए? तो बसंत बोला, महाराज मुझे काम की आवश्यकता है। तुम क्या काम कर सकते हो? महाराज, जो आपके सेनापति नहीं कर सकते उस काम को मैं कर सकता हूँ। जिस काम को आपके मंत्री नहीं कर सकते उस काम को मैं कर सकता हूँ। जिस काम को आपकी प्रजा में से कोई भी व्यक्ति ना कर पाए उस काम को मैं कर सकता हूँ। जिस काम को आप भी ना कर पाए उस काम को भी मैं कर सकता हूँ। अच्छा, इतना गुणवान हो, वेरी गुड। तो वेतन के रूप में क्या लोगे? उसने कहा, महाराज वेतन के रूप में मुझे 1,00,000 रोज चाहिए। महाराज चिंता में पड़ गए, थोड़ा सोच विचार में पड़ गए। मंत्रियों को बुलाया, उन्होंने उन सब से विचार विमर्श किया कि 1,00,000 रोज़ पर आज से पहले भी क्या हमारे बुज़ुर्गों ने या आसपास के किसी राजा ने किसी कर्मचारी को अपने यहाँ रखा है? तो जो मंत्री थे उन्होंने विचार किया, पीछे के राजाओं के बारे में जाना, पता किया, तो मालूम पड़ा कि राजा के पिताजी ने एक बार किसी व्यक्ति को 1,00,000 रोज़ पर रखा था। तो महाराज बोले कि जब हमारे पिताजी ने 1,00,000 रोज़ पर रखा था एक बार, तो हम भी रख लेंगे, उस पर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और ये सोच करके उन्होंने बसंत को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। अब उसका नाम लखटकिया पड़ गया, क्योंकि 1,00,000 रोज़ लेने वाले को लखटकिया कहते। अब वो आराम से अपने महल में रहता, महल में ही उसके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हर तरह से उसके सुख सुविधाओं का व्यवस्था कर दी गई। क्योंकि सारे काम, अभी तक ऐसा कोई काम ही नहीं आया था जिसको कि कोई कर ना सके। सब काम हो ही रहे थे, प्रजा करती थी या मंत्री करते थे या राजा या सेनापति, कोई ना कोई कर ही लेता था। ऐसा कोई काम ही नहीं आया जो कोई ना कर पाए। तो लखटकिया जो थे अपने महल में आराम फरमाते थे, सारे दिन अच्छा अच्छा खाना और पड़े रहना। एक बार लखटकिया के गांव से एक व्यक्ति दरबार में आया किसी कारण से, और राजा से, और जब उसने दरबार में लखटकिया को देखा तो राजा से कहने लगा, अरे ये तो हमारे गांव का व्यक्ति है, इसकी पत्नी तो बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान है महाराज, कभी आप मिलिएगा, बहुत सुंदर है। अच्छा,
उस समय तो कुछ नहीं कहा, लेकिन वो राजा और मंत्री और सेनापति सब सोचने पर मजबूर हो गए कि कितनी सुंदर है, जो यहाँ पर भी इसने इसकी पत्नी की सुंदरता की चर्चा की है। खैर, एक दूसरे से कुछ भी नहीं कहा, मन की बात मन में ही रखी। और एक दिन राजा ने लकटकिया को बुलाया और कहा, लकटकिया, हम तुम्हारे गांव का हाल चाल जानना चाहते हैं। कोई वहाँ पर सब सुखी तो है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। कुछ हम वहाँ पर विकास भी करना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर ऊंचा हो सके। तो हम मतलब तुम्हारे गांव जाना चाहते हैं, हमें अपने गांव ले चलो। और राजा इस तरह से लकटकिया को लेकर के राजा, सेनापति और मंत्री, ये चारों लोग उसके घर पहुँचे, लकटकिया के घर। दरवाज़ा लकटकिया की पत्नी ने खोला, तीनों को देखा। लकटकिया ने सबके बारे में बताया कि ये महाराज हैं, ये सेनापति हैं, ये वज़ीर हैं, मंत्री हैं। उसकी जो पत्नी थी उसने बहुत अच्छे से उनकी आवभगत की, बड़े अच्छे से उनको भोजन कराया, बहुत अच्छा व्यवहार किया। और राजा ने जैसा सुना था उससे कहीं ज़्यादा पाया कि उसकी पत्नी और उससे कहीं ज़्यादा, जो वो अनुमान लगा रहे थे उससे कहीं ज़्यादा सुंदर थी। राजा सोचने लगा, ऐसी ऐसी तो हमारी भी रानी नहीं है। सेनापति सोचने लगा, ऐसी तो मेरी भी पत्नी नहीं है। मंत्री सोचने लगा, ऐसी तो हमारी भी पत्नी नहीं है। इतनी सुंदर तो कितनी सुंदर है, ये तो राज दरबार में रहने लायक है, ये तो किसी की रानी बनने लायक है, ये तो हमारी पत्नी बनने लायक है। ये लकटकिया के पास क्या कर रही है? अब उन सब के उनकी तीनों की नीयत जो है खराब होने लगी, क्योंकि लकटकिया की पत्नी का व्यवहार, उसकी सुंदरता, उसका गुणी स्वभाव सब उन पर बहुत अच्छे से असर किया। कह किसी से नहीं पा रहे थे, लेकिन मन ही मन सब लोग सोच रहे थे कि ये तो हमारे यहाँ होनी चाहिए थी। और इस तरह से वो दरबार में वापस आ गए। उसी बीच में महाराजा की माता जी जो हैं बीमार पड़ गई। अब बड़े बड़े वैद्य आने लगे, लेकिन उनके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हो रहा था। इधर मंत्री ने सोचा कि इस लकटकिया को रास्ते से हटाया जाए, ये अच्छा मौका है। और उसने एक वैद्य को तैयार किया, कुछ रिश्वत दे करके, कुछ पैसा दे करके, कि तुम दरबार में चलो, और कुछ षड्यंत्र बनाया। और राजा से आकर के कहा कि महाराज, एक वैद्य हैं, बहुत पहुँचे हुए वैद्य हैं, और वो कह रहे हैं कि वो राजमाता को सही कर देंगे। कहाँ हैं वो वैद्य? उनको वैद्य जी को बुलाया। वैद्य जी आए। उन्होंने कहा, महाराज, आपकी माता जी को मैं देखना चाहता हूँ पहले। राजा ने अपनी माता जी के कक्ष में उस वैद्य को लेके गया, नाड़ी वगैरह देखी उन्होंने, और कहा, महाराज, रोग तो असाध्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता। ठीक तो हो सकता है, लेकिन कठिनाई बहुत है, क्योंकि जो जड़ी बूटी से सही होंगी वो यहाँ नहीं मिलती, वो हिमालय की घाटियों में मिलती है। वो क्या जड़ी बूटी है? ये जड़ी बूटी क्या है? वो तीन हाउ बिलाव होते हैं। एक जानवर है जिसको कि जब आग में जला करके जब उसकी चमड़ी से तेल निकाला जाता है, उसकी मालिश की जाएगी तो आपकी माता जी सही हो जाएंगी। हाउ बिलाव क्या होता है? ये महाराज यहाँ नहीं मिलते हैं, ये तो केवल हिमालय की घाटियों में मिलते हैं। अच्छा, तो मंत्री आप चले जाइए। मंत्री ने कहा कि मैंने तो हाउ बिलाव देखे ही नहीं है, आज तक कोई जानवर देखा ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। सेनापति से कहा, सेनापति ने भी यही बात कही, महाराज मैं भी नहीं जानता हाउ बिलाव कैसा जानवर है। प्रजा में ढिंढोरा पिटवाया गया कि कोई हाउ बिलाव जानता है कि वो कैसा जानवर है, कहाँ रहता है। सारे लोगों ने कह दिया कि महाराज हमको तो नहीं पता कि हाउ बिलाव कैसा होता है, महाराज ने खुद नहीं देखा था हाउ बिलाव जानवर क्या होता है। मंत्री ने कहा, महाराज, बहुत दिनों से लकटकिया 1 लाख टका रोज़ ले रहा है, क्यों ना उससे कहा जाए, क्योंकि जब जिस काम को कोई ना कर पाएगा वो काम वो करेगा। तो इस काम को ना तो प्रजा में से कोई कर पा रहा है, ना हमारे बीच में से कोई कर पा रहा है, यहाँ तक कि आप भी नहीं कर पा रहे हैं, तो क्यों ना उसी को भेजा जाए वहाँ पर हिमालय की घाटियों में, वही पकड़ के लाएगा। तो राजा ने लकटकिया को बुलाया और कहा कि देखो, हमारी माता जी बहुत बीमार हैं, और उनकी बीमारी ठीक करने के लिए वैद्य जी ने 3 हाउ बिलाव लाने के लिए कहा है।
जो कि हिमालय की घाटियों में रहते हैं, और आपको वो लेके आना है, क्योंकि हम लोगों में से कोई नहीं जानता हाउ-ब्लाउ कैसा होता है। अब जानता तो लकटकिया भी नहीं था कि हाउ-ब्लाउ होता कैसा है, पर वो कुछ कह नहीं पाया, क्योंकि वो पहले ही वचन दे चुका था कि जिसको कोई ना कर पाए उस काम को मैं करूँगा। वहाँ से तो वो चुप होकर के चला आया। जब अपने महल में आया, जहाँ पर वो रह रहा था, जहाँ पर उसकी व्यवस्था थी, वहाँ सोच विचार करने लगा अब क्या हो। उसे ध्यान आया कि उसकी पत्नी ने कहा था कि बाकी बात मेरे ऊपर छोड़ देना। अब वो चुपचाप से अपनी पत्नी के पास में अपने गांव पहुंच गया और पत्नी को सारी बात बताई। पत्नी तो तुरंत समझ गई। उसने कहा ऐसा है, महाराज से कहो कि 1 महीने के टाइम ले लो, कि 1 महीने बाद हम हाउ-ब्लाउ ले आएंगे, बाकी काम मुझ पर छोड़ दो, और तुम वहाँ मत रहना, और सीधे जा करके अपनी ससुराल यानी मेरे मायके चले जाना, और 1 महीने तक जब तक मैं ना कहूँ तब तक आना मत, वहीं रहना। अब लकटकिया जो है जा कर के दरबार में 1 महीने की छुट्टी ले आया कि मैं 1 महीने बाद मैं वो दवा ला के दूँ, वो 3 हाउ-ब्लाउ जो जानवर होते हैं उनको लेके आऊँगा, और मुझे 1 महीने का समय चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, 1 महीने का समय ले लीजिए। अब वो वहाँ से वापस आ गया और अंडरग्राउंड हो गया, यानी अंडरग्राउंड का मतलब है वो अपनी ससुराल में जा कर के बैठ गया। जा कर के इधर 1 महीना पूरा हो गया, लेकिन लकटकिया नहीं आया दरबार में। राजा ने कहा लकटकिया ने तो 1 महीने की बात कही थी, वो तो आया नहीं। जहाँ वो रह रहा था वहाँ पता करवाया, नहीं आया, वहाँ पर भी नहीं था वो। तो राजा ने कहा अपने सेनापति से कि सेनापति ऐसा करिए, जा कर के इसके घर देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं घर पे। इसकी पत्नी से पूछिए कि वो लाया कि नहीं लाया हाउ-ब्लाउ जानवर, इसके घर जाके पता करिए। अब सेनापति को तो बहाना अच्छा मिल गया, उसकी पत्नी से मिलने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा। तो वो अकेला ही घोड़े पर सवार होकर के उसके गांव को चल दिया। उसके दरवाजे पर पहुंचा, दरवाज़ा खटखटाया तो लकटकिया की पत्नी ने दरवाज़ा खोला। सामने देखा सेनापति हैं, अभिवादन किया, अंदर बुलाया, महाराज अंदर आइए। सेनापति जी, सेनापति अंदर आए और कहने लगे कि लकटकिया को 3 हाउ-ब्लाउ लेने के लिए भेजा था, वो अभी तक नहीं आया। कहाँ है? कि गए हैं लेने के लिए। तब तक आइए और यहाँ पर आ कर के बैठिए, आप तब तक नाश्ता भोजन करिए, मैं बुलवाती हूँ। और ये सोच कर के उसने एक बहुत सुंदर से पलंग पर सेनापति को बिठा दिया। अब जैसे ही सेनापति बैठे तो झट से नीचे कुएं में गिर पड़े, क्योंकि उसकी पत्नी ने क्या किया था कि जो पलंग बिछाया था उसके नीचे एक बहुत गहरा 100 फीट गहरा कुआं बना रखा था, और उस जिस चारपाई पर बिठाया था, पलंग पर बिठाया था, वो सूत से बनी हुई थी, और उसके ऊपर एक बहुत ही सुंदर सी रेशमी चादर बिछा रखी थी, और बहुत ही सुंदर तकिए वगैरह लगा रखे थे। बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पर नीचे कुछ गड्ढा भी है, कुआं भी है। और जैसे ही सेनापति उस चारपाई पर बैठे तो झट से वो सूत टूट गया, कच्चा सूत था, सूत टूट गया और सेनापति नीचे कुएं में गिर पड़े। और इस तरह से वहाँ पर उसने उनको नीचे कुएं में गिरा दिया। दूसरे दिन उसने लकटकिया की पत्नी ने अपने जेठ के देवरों को बुलाया और सबको 2-2 असरफियाँ दी और कहा कि नीचे कुएं में उतरो और यहाँ जो आदमी है उसको 50 कौड़े खूब लगाओ, खूब अच्छे से 50 कौड़े लगाओ, और 1 मटका पानी भर के रखाओ और 2 रोटी दियाओ। और इस तरह से उसके जो जेठ के लड़के थे वो कुएं में उतरे, उन्होंने 50 कौड़े सेनापति को लगाए, 1 मटका पानी भर के दे आए और 2 रोटियां दे आए, और बाहर नहीं निकलने दिया उनको। अब इस तरह से 2-3 दिन बीत गए, सेनापति वापस दरबार में नहीं पहुँचे। अब राजा ने कहा कि सेनापति 2 दिन से रात दरबार में नहीं आ रहे हैं, क्या बात हो गई। उन्होंने मंत्री को बुलाया और कहा कि मंत्री जी, सेनापति वहाँ गए थे लकटकिया के गांव में, लेकिन वापस नहीं आए, आप जा कर के देखो क्या बात हुई। अब मंत्री जो थे मंत्री पहुँचे, मंत्री भी मनी मन खुश कि लकटकिया की पत्नी से बात करने का मौका मिलेगा। अब वहाँ गए वो तो लकटकिया की पत्नी को
देख करके कहने लगे कि लखटकिया अभी तक वापस नहीं आया है। तो हमने सेनापति को भेजा था, सेनापति भी वापस नहीं पहुँचे हैं, तो मैं ये जानने आया था। उसने कहा महाराज बिल्कुल आप बैठिए, थोड़ी देर में सब पता पड़ जाएगा, आप बैठो नाश्ता भोजन करो। अब वो नाश्ता भोजन करने लगे तो लखटकिया की पत्नी पर नज़र पड़ते ही उन्होंने कुछ अपनी नीयत जो है जाहिर करना शुरू कर दिया। तुम तो इतनी सुंदर हो, कहाँ लखटकिया के यहाँ पड़ी हुई हो, अरे हमारे साथ रहती तो कितना अच्छा जीवन जीती, कितना अच्छा तुम्हें भोजन मिलता, कितने अच्छे ढंग से रहती, जेवर होते, गहने होते, सब कुछ आराम होता वहाँ पर। तो लखटकिया की पत्नी कहने लगी महाराज मैं भी यही चाहती हूँ कि मेरी सुंदरता का अच्छे से फ़ायदा लखटकिया जी ने नहीं उठाया। लखटकिया आखिर मेरे काबिल हैं ही नहीं, मैं भी आप ही जैसा व्यक्ति चाहती थी, लेकिन मेरा दुर्भाग्य था कि मैं लखटकिया के यहाँ आ गई। मुझे यदि आप ये सोचते हैं कि मैं आपके यहाँ राशि सुख भोग सकती हूँ तो ये तो मेरा सौभाग्य है, आइए बैठिए। और उसने ये कहते हुए पलंग पर मंत्री को बैठने का इशारा किया और मंत्री भी जा कर के पलंग पर बैठ गए, जो कि सूत का बुना हुआ था और ऊपर से बहुत सुंदर रेशमी सुंदर चादर बिछी हुई थी। अब जैसे ही मंत्री उस पर बैठे तो सूत टूट गया और मंत्री जी भी धड़ाम से कुएं के अंदर। फिर से लखटकिया की पत्नी ने उसी तरह से कुएं के ऊपर कच्चा सूत बुनवाया और ऊपर से अच्छी सी चादर डलवा दी और अपने जेठ के लड़कों को फिर से बुलाया और कहा कि अंदर जो व्यक्ति पहुँचे हैं ना उनको 50-50 कौड़े रोज़ लगाओ, एक मटकी में पानी रखाया करो, 2-2 रोटी दिया करो। अब क्योंकि उनको पैसे दिए जाते थे तो जेठ के जो लड़के थे वो उनको 50-50 कौड़े लगाते और मटकी में पानी भर के दे आते, 2-2 रोटी दे आते। इस तरह से काम चल रहा था। अब 3-4 दिन उनको भी हो गए कि मंत्री भी वापस दरबार में नहीं पहुँचे। अब राजा ने कहा कि भैया सेनापति गए वो भी नहीं आए, मंत्री गए वो भी वापस नहीं आए, आखिर माजरा क्या है, जाकर के मैं ही देखूं। अब राजा जी जो है लखटकिया के गांव की तरफ चल दिए। लखटकिया के दरवाजे पर पहुँचे, दरवाज़ा खटखटाया। लखटकिया की पत्नी ने दरवाज़ा खोला, देखा सामने राजा है, अभिवादन किया, बड़े खुश होकर के उनको अंदर बुलाया और उनके भी भोजन पानी की व्यवस्था बड़ी अच्छी सी की। राजा तो पहले ही दिमाग में उनके प्रति कुछ अच्छी भावना तो थी नहीं। राजा के मन में भी बहुत कुछ सोचते थे पहले भी, तो अब सोचने लगे कि अब कौन देख रहा है मुझे यहाँ पर, अकेला ही तो हूँ मैं, यहाँ पर तो कोई नहीं है, तो अपने मन की बात क्यों ना मैं इस लखटकिया की पत्नी से कहूँ, राजी हो जाती है तो महल ले जाऊँगा और नहीं तो यहीं पर आज की रात रुक करके इसके साथ अपने मन की करूँगा। और उसने अपनी मन की बात जो है राजा ने लखटकिया की पत्नी को बताना शुरू कर दिया। लखटकिया की पत्नी ने कहा महाराज ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आपको मैं पसंद आ गई हूँ, मेरी सुंदरता को आपने ही आंका है, आप ही मेरी सुंदरता के कद्रदान हैं, काश कि ऐसा हो पाता। मैंने कहा बिल्कुल, आज की रात हम यहीं पर आपके साथ बिताना चाहते हैं। बिल्कुल महाराज, तब तक आप चारपाई पर बैठिए, ये जो पलंग पड़ा है इस पर बैठिए, मैं आपके लिए गरम गरम दूध लेके आती हूँ, जिसमें केसर पिस्ता सब कुछ पड़ा हुआ होगा, बादाम वगैरह का दूध लेके आती हूँ, आप तब तक पलंग पर बैठिए। और राजा बड़े खुश, फूल के कुप्पा, आज रात तो बड़ा मज़ा आएगा, और पलंग पर जा कर के बैठे। जैसे ही पलंग पर जा कर के बैठे तो वो कच्चा सूत टूट गया और राजा भी धड़ाम से कुएं में, अब कुएं में गिर गए। अब वहाँ पर फिर उसने दूसरे दिन अपने जेठ के लड़कों को बुलवाया और कहा कि जो नीचे जो जितने भी लोग हैं ना उनको 50-50 कौड़े लगाओ, रोज़ 50-50 कौड़े लगाओ इनको। और रोज़ 50-50 कौड़े लगाए और मटके में पानी दे आए, 2-2 रोटी दे आए। अब उसने अपने जेठ के लड़कों से कहा
कि तुमको भरपूर पैसा मिलेगा। ऐसा करो, तुम बहुत सारे जो पक्षी होते हैं, इनके तरह तरह के जो पक्षी होते हैं, चिड़िया के, कबूतर के, मुर्गी के, मोर के, जिसके भी पक्षियों के पंख मिलें खूब सारे पंख लाओ और एक पूरा कमरा रंग बिरंगे पंखों से भर दो। अब भैया उनको तो पैसा मिल रहा था, जेठ के लड़कों को तो बहुत सारे पंख लेके आए, तरह तरह के पंख, नीला, पीला, हरा, सफ़ेद, जैसा मिला सब बहुत सारे पंख लेके आए और कमरे में पंख ही पंख भर दिए। और लखटकिया की पत्नी ने उन तीनों के ऊपर तारकोल डाल दिया तो वो बिल्कुल काले हो गए, बिल्कुल काले। और फिर उनको एक एक करके निकाला और उस कमरे में घुसा दिया। एक एक करके जाए और उनको तीनों को एक एक करके उस कमरे में घुसा दिया। और जो क्योंकि तारकोल लगा हुआ था शरीर पर, तो वो जो पंख थे वो उनके शरीर पर चिपक गए, पूरे शरीर ढक गया उन पंखों से। अब वो ऐसे ऐसे कैसे भी करें और पंख उनके सारे शरीर पर चिपक गए। ना तो आँख दिखे, ना मुंह दिखे, ना नाक दिखे, ना कान दिखे, ना कुछ न दिखे, पूरे शरीर पर पंख ही पंख, पंख ही पंख, तरह तरह के पंख। अब इस तरह से उन्होंने उसमें तीनों को बंद कर दिया कमरे में। और फिर लखटकिया को बुलाया। लखटकिया आया, देखो तुम्हारे लिए हमने हाउ बिलाऊ तैयार कर दिए हैं, ले जाओ दरबार में। ये 3 जानवर हाउ बिलाऊ बड़ी मुश्किल से पकड़े गए में। उसने कहा अच्छा। अब क्योंकि वो तीनों ही गलत काम तो करे बैठे थे, कहें तो कहें किससे, बिल्कुल शांत, एक दूसरे से कुछ बोल ही ना पाए। एक दूसरे से मन की बात तीनों तो आपस में कर लेते थे कि हमने ऐसा सोचा था और ऐसा हो रहा है हमारे साथ में, ऐसा हो गया। लेकिन बाहर किसी से कुछ नहीं कह पा रहे थे। लखटकिया को भी कुछ नहीं कह पा रहे थे, किसी से कुछ नहीं कह पा रहे थे, अपनी करनी छिपाने के सिवा और कुछ चारा भी नहीं था। तो उसने अपने पति को, लखटकिया को कहा कि देखो इनको ले जाओ दरबार में, और वैसे तो ये कुछ कहेंगे नहीं, और ज़रा भी कुछ कहें तो ये मैं डंडा साथ में दे रही हूँ, और एक डंडा मारना और कहना सब बता दूँगा, बस यही बात कहना, सबको सब बता दूँगा, सबको सब कुछ बता दूँगा, सबको सब कुछ बता दूँगा, बस केवल यही कहना इनके सामने। एक डंडा मारना, यदि कुछ भी कहें, ये कुछ भी बोलें, तुमसे हाथ छुड़ा कर भागें, कुछ भी करें, तो वैसे तो ये बहुत सीधे हैं, लेकिन यदि कुछ भी करें तो ऐसा ही बोलना, सबको सब कुछ बता दूँगा, मुझे सब कुछ पता है, सबको सब कुछ बता दूँगा। अब उन्होंने तीनों के गले में एक पट्टा, रस्सी टाइप की बांध दी और तीनों को लेकर के वो महल की तरफ चला गया। और उसने अपने कमरे में जा कर के पहले तो उन तीनों को रोक लिया, ठहराया, बांध दिया एक जगह पर, एक कमरे में। अब राजा और मंत्री आपस में विचार करने लगे कि अब क्या हो, हमारी तो ऐसी स्थिति है कि हम किसी को बता भी नहीं सकते, लोग हमसे हंसेंगे, हंसेंगे क्या, हम पर विश्वास ही नहीं करेंगे हमको देख करके, और यदि हम किसी के सामने भी जाएंगे तो हमको डंडे से मारेंगे। अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं किया जाए, ऐसा है कि इस कमरे में जो यहाँ पर ये जो जिस कमरे में हमको इसने रखा है, इस कमरे को तो हमने ही बनाया है ना, तो हमें मालूम है कि इस कमरे से नीचे सुरंग जाती है। तो ऐसा करो कि मैं चला जाता हूँ, राजा बोला मैं चला जाता हूँ इस सुरंग से अपनी रानी के घर पर, दरबार रानी के महल पर चला जाता हूँ, और मैं नहा धो करके वहाँ पर तैयार होऊंगा, और फिर मैं तुमको भी वहीं बुला दूँगा और तुमको भी नहला धुला दूँगा। और जब हम नहा धो लेंगे तो कल को जब ये वहाँ आएगा दरबार में तो हम इससे मांगेंगे कि वो 3 हाउ बिलाव कहाँ है, और जब ये नहीं देगा तो इसको फांसी पर चढ़ाएंगे। उसने कहा अच्छा ठीक है। अब राजा वहाँ पहुँचा, उन्होंने कहा उस सुरंग के माध्यम से वहाँ पहुँचा रानी के दरबार में, रानी के महल में। तो रानी तो उसे पहचान ही नहीं पाई और उसने कुटाई करवा दी, जितने भी वहाँ लोग थे सबसे मिल करके कुटाई करवा दी। अब बड़ी मुश्किल किसी तरह से वो छिप छिपा के उसने अपनी रानी को सारी बात बताई कि मैं सब कुछ बताऊंगा, लेकिन पहले तुम मुझे नहला तो दो। अब रानी ने कहा कि ये तो आवाज़ तो आदमी की सी है। उसने अपने पति की आवाज़ भी पहचानी। उसने फिर उसको नहलाया धुलाया तो उसके पंख छूट गए, तो तारकुल निकल गया। तब राजा ने कहा कि और बाकी बात मैं कल बताऊंगा, अभी मुझे आराम करने दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। क्योंकि बहुत पिटाई हुई थी, बहुत दिनों से पिटाई हो रही थी उन सब लोगों की, और खाना भी ढंग से नहीं मिल रहा था। खा करके वो उस समय सो गया
पहले तो उसने कहा कि पहले मैं अपनी थकान मिटा लूँ, और इसी में उसकी रात गुजर गई। लेकिन वो 2 को नहीं निकाल पाया, जो मंत्री और सेनापति को नहीं निकाल पाया। दूसरे दिन लखटकिया के पास में केवल दो ही हाउ बिलाव, एक तो गायब हो गया राजा। अब वो उन्हीं दोनों हाउ बिलाव को लेकर के राज दरबार में पहुंचा। राजा ने कहा ये तो 2 ही हैं हाउ बिलाव, तीसरा कहाँ है? उसने कहा कि महाराज मुझे सब कुछ पता है, सब कुछ बता दूंगा, सबको सब कुछ बता दूंगा, मुझे सब कुछ पता है, सबको सब कुछ बता दूंगा। अब महाराज ने क्या सोचा कि इसको सारी बातें पता हैं, और इसने यदि सबको सब कुछ बता दिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। तो उसने कहा कि ठीक है, ये 2 हैं, इन्हीं से हम काम चला लेंगे, तुम जाओ अपने महल। और ये कह करके लखटकिया को तो भेज दिया, और उन 2 को रख लिया, और चुपचाप से अपने महल में जा कर के उनको नहलाया धुलाया, क्योंकि राजा को तो मालूम था कि वो सेनापति और वज़ीर है। उन दोनों को नहलाया धुलाया, साफ़ किया। लेकिन इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो लखटकिया से ये कह सकें कि तुमने हमारे साथ धोखा किया, क्योंकि वो बार बार यही कहता था, जब भी कुछ कहते थे मुझे सब मालूम है, मैं सबको सब कुछ बता दूंगा। इसलिए राजा किसी के पास में अपनी बात भी नहीं कह पा रहा था, और इस तरह से लखटकिया की नौकरी पक्की हो गई राजमहल में, और कभी भी राजा उससे आंख नहीं मिला पाते थे, और वो राशि ठाट बाट से वहाँ रह रहा था। तो आज की कहानी मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको यदि मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल बहुत छोटा है, अभी आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है, आपके आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत है। आप सब्सक्राइब करके मेरे चैनल को थोड़ा विकसित करने में मेरा सहयोग करें, और ये चैनल एक दिन आपका ही चैनल बनेगा, आपके ही मनोरंजन के काम आएगा। थैंक यू।